नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल वीर द्विवेदी एजुकेशन हब पर। सभी को गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम, जय हिंद डियर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रैक्टिस सेट में जिसमें हम बाल मनोविज्ञान के कुछ प्रश्नों की बात करेंगे और उसके बाद हम पर्यावरण अध्ययन से भी प्रश्नों को इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो थोड़ा बड़ा बनेगा, 50-60 प्रश्न होंगे, लेकिन शिद्दत से वीडियो को अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा। ये वीडियो आपको सीटेट हो या यूपी टेट हो या सुपर टेट हो, तीनों एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्किल के साथ इसको जरा शेयर कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहां क्या हो। तो बच्चे वहीं सीख लेते हैं डियर जहां क्या उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले। इसका पहला ही ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अनुभव और भावनाओं को जब आप उचित स्थान देंगे, उनकी बात को प्रमुखता से देंगे विद्यालय में, तो वो जल्दी सीख जाएगा डियर। तो इसका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से समय की पाबंदी सीखता है। ये एक उदाहरण है। तो अध्यापक से जो बालक है वो समय की पाबंदी सीखता है, यानी कि विद्यालय जैसे 9:30 का टाइम है ओपन होने का, तो विद्यालय में वो 9:30 के पहले ही पहुंचता है। ये क्या, ये समय की पाबंदी को सीख रहा है। और जो ये रिलेशंस है, ये उदाहरण है किसका, प्रेक्षण अधिगम का। अगर पूछ ले कि प्रेक्षण अधिगम के जनक कौन माने जाते हैं, तो प्रेक्षण अधिगम के जो जनक माने जाते हैं वो कनाडा के महान मनोवैज्ञानिक अल्बर्ट बंडूरा को माना गया है। और इन्होंने मॉडलिंग पर सबसे ज्यादा बल दिया था और अपना प्रयोग जोकर और बेबी डॉल पर किया था डियर। नोट कर लीजिएगा, इसका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। विद्यार्थी के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं, उनके निदान के बाद डैश डैश क्या करना चाहिए। तो निदान के बाद, निदान का मतलब होता है कि जो कमियां हैं उनको पहचानना, और निदान के बाद उस चीज के लिए उपचार किया जाता है डियर। तो समुचित उपचार कार्य होना चाहिए। इसका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। नोट करते हुए चलिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। एक शिक्षक बच्चों द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध प्रकट करता है। तो यह इंगित कर रहा है कि टीचर कैसा है। टीचर बात बात पर छोटी छोटी अगर गलती कर रहा है बालक, तो वो तुरंत जो है अपना क्रोध प्रकट कर रहा है। तो ये क्या दर्शा रहा है कि टीचर क्या है, टीचर जो है संवेगात्मक रूप से संतुलित नहीं है। उसमें भावनात्मकता को, जो थिंकिंग है वो कहीं ना कहीं उसमें कम है, वो भावनात्मक रूप से संतुलित नहीं है। डी, इसका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। एनसीएफ 2005 के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो एनसीएफ 2005 ये नवीन दस्तावेज है, और एनसीएफ का जो पहला संस्करण आया था डियर वो 1975 यानी कि 1975 में आया था। और एनसीएफ जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी के एक निबंध संग्रह से लिया गया था, और उस निबंध संग्रह का नाम है सभ्यता और प्रगति। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। और इसका जो सही ऑप्शन है वो बी एकदम करेक्ट है। यह एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है जो भारत की विद्यालयी शिक्षा के संबंध में संस्तुतियां प्रस्तुत करता है। और एनसीएफ का जो ध्येय वाक्य है वो करके सीखने पर बल देता है। ये रटने की बात बिल्कुल नकारता है सिरे से डियर। इसका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां डैश डैश की ओर संकेत करती हैं। तो बालक जब त्रुटियां कर रहा है तो यानी कि वो कुछ सीख रहा है। हमें तभी तो पता चल जाएगा कि बालक सीख रहा है, तभी तो वो गलतियां कर रहा है। तो वो कैसे सीख रहा है, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ये संकेत करती हैं उसकी गलतियां। नोट कर लीजिएगा। एक बच्चा डैश डैश से ग्रस्त है। वो सा को वाज पढ़ता है और न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ता है, दोनों में अंतर नहीं कर पाता है। तो वो क्या है डियर, तो वो जो है डिसलेक्सिया से संबंधित है डियर। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, क्योंकि ये पढ़ने से संबंधित बीमारी है। इसका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में प्रगति तब हो सकती है जब हम, तो बच्चों की प्रगति तभी हो पाएगी जब बच्चों की प्रगति को नियमित रूप से जांचने के साथ साथ सुधारात्मक कदम उठाए जाएं। इसका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। नोट कर लीजिएगा। कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तो कोहल वर्ग जो कि नैतिकता विकास के जनक माने जाते हैं, मोरालिटी के, और इन्होंने कहा है कि नैतिक मूल्यों को आप तभी भी विकसित कर पाएंगे शिक्षक को जब आप नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में क्या बालक को शामिल करेंगे डियर। इसका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए संगीत, कहानी कहने, नाटक, कला, शिल्प, खेल आदि जैसी गतिविधियों का संचालन कब होना चाहिए। क्या सप्ताह में एक बार होना चाहिए, या प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित होना चाहिए, या अलग से संचालित करना चाहिए, अतिरिक्त समय में कराया जाना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर जो संगीत, कहानी कहने का नाटक है डियर, ये प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित होना चाहिए। आप सप्ताह में नहीं कराना, बल्कि हर सब्जेक्ट के बीच में हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। इसका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। तो सूक्ष्म गतिक जो कौशल होते हैं डियर, इनका जो डी ऑप्शन है लिखने से संबंधित होता है। यही जो है मोटर स्किल्स होती हैं डियर। इसका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है।
कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, तो आप क्या करेंगे? तो आप टीचर हैं, आपकी क्लास का कक्षा 4 का बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित है, तो आप स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वहन करेंगे और उसके जो कमियां हैं, जो जिससे वो कुंठित है, उन चीज़ों को दूर करने का प्रयास करेंगे। इसका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। एक बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष और शारीरिक आयु 10 वर्ष है, तो बुद्धिलब्धांक क्या होगा? तो इसका सूत्र होता है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100, यानी कि 12/10 गुणे 100 जब आप करेंगे तो 10 से 10 कट जाएगा, 12 120 एकदम एकदम करेक्ट होगा। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा। अगर पूछ ले कि बुद्धि की बात सबसे पहले किसने की थी, तो 1885 में सुजनन शास्त्र के जनक माने जाने वाले सर फ्रांसिस गाल्टन ने 1885 में बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था डियर, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। समेकित शिक्षा इंगित करती है, तो समेकित शिक्षाएं, समावेशी शिक्षाएं, एकीकृत शिक्षाएं, ये तीनों शिक्षाएं एक ही है। इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा की बात करता है और ये इंगित करता है क्या? समान बच्चे और भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए क्या एक ही प्रकार का स्कूल हो, बच्चा चाहे जैसा हो, हमें एक ही प्रकार की स्कूल में सभी को साथ में रखकर शिक्षा को मुहैया कराना है डियर। इसका जो बी ऑप्शन है एकदम करेक्ट है। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो विकास का जो सिद्धांत है, सभी की विकास दर समान नहीं होती, ये सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि लेते प्रतीत ना हो तो शिक्षक को चाहिए कि क्या करे? तो टीचर आप हैं, आप पढ़ा रहे हैं और बालक जो है सही से रुचि नहीं ले रहा है, तो आप क्या करेंगे? शिक्षण विधि बदल देंगे या द्रव्य श्रव्य सामग्री को प्रयोग में लाकर पाठ को रुचिकर बनाएंगे? तो जो डियर इसका बी ऑप्शन है वो ज़्यादा बेटर है कि श्रव्य द्रव्य सामग्री का हम प्रयोग करेंगे, टीचर लर्निंग मटेरियल्स को इंक्लूड करेंगे अपनी एजुकेशन पॉलिसी में और हम उसको अधिक रुचिकर बनाएंगे, जिससे वो भाग लेने लगे। जो रुचि नहीं ले रहा है वो रुचिकर हो जाएगा। इसका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट माना गया है। व्यवहार का करना किस पक्ष में आता है? तो व्यवहार का जो करना है वो सीखने के गतिक क्षेत्र का आता है डियर। इसका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अब आइए बात करते हैं थोड़ा पर्यावरण अध्ययन के प्रश्नों की। तो कौन सा रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है, यानी कि जो केमिकल्स से जो है फर्टिलाइजर नहीं है, तो वो कंपोस्ट खाद जो है ये रासायनिक नहीं है, बल्कि ये क्या गोबर की खाद है और जो कि विभिन्न प्रकार के पशुओं के मलमूत्र से तैयार की जाती है। इसका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? तो पर्यावरण में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, 78% नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, ऑक्सीजन 21% है, हाइड्रोजन 0.01% मौजूद है डियर। इसका नोट कर लीजिएगा। निम्न में से कौन अम्लवर्षा का बृहत प्रदूषक है, यानी अम्लवर्षा का बड़ा जिम्मेदार है? तो वो है सल्फर डाइऑक्साइड। और अम्लवर्षा सबसे पहले विश्व में अगर पूछे तो नॉर्वे में हुई थी और भारत में सबसे पहले मुंबई में अम्लवर्षा हुई थी। और अम्लवर्षा की बात जो है रॉबर्ट एंगस और जे फोरियर ने की थी। और जो है अम्लवर्षा को हम दीवारों का कुष्ठ रोग स्टोन लेप्रोसी के नाम से भी जानते हैं डियर, नोट कर लीजिएगा। एनसीटीई का उद्देश्य क्या है? तो एनसीटीई का जो उद्देश्य है वो शिक्षालयों में शिक्षा का स्तर बनाए रखना है विद्यालयों में। इसका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? तो वन महोत्सव दिवस जो है जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाते हैं। इसका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। 1 जुलाई से 7 जुलाई तक प्रतिवर्ष वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है डियर। अगर पूछ लेता वन्य जीव प्राणी सप्ताह दिवस तो वो 1 अक्टूबर से मनाया जाता है, दोनों में अंतर है, नोट कर लीजिएगा। जल जनित रोग कौन सा है? तो अतिसार जो है डियर ये एक जल जनित रोग है, बी ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। वायु प्रदूषण का कारण क्या है? तो वायु प्रदूषण डियर जो है ये धुएं से होता है, जो कि कोहरा और स्मोक का मिश्रण है। इसका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्न में से कुनैन नामक दवा प्राप्त होती है? तो जो कुनैन है डियर ये सिनकोना प्लांट से तैयार किया जाता है। इसका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। 71% जो पृथ्वी का तल है वो किससे ढका हुआ है? तो 71% जो पृथ्वी का तल है वो जल से ढका हुआ है, सी ऑप्शन। विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण क्या है? तो जो जल संकट है डियर वो नगरीकरण से आ रहा है। इसका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है, पिछले बार एग्जाम में पूछा गया था, तो नोट कर लीजिएगा। निम्न में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? तो बायोडीजल की फसल है जो इसे हम जेट्रोफा और रतन ज्योत के नाम से भी जानते हैं। इसका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। रतन ज्योत भी कहीं कहीं मिल जाता है और जेट्रोफा दोनों एक ही है, नोट कर लीजिएगा। राष्ट्रीय गीत की रचयिता कौन है? तो राष्ट्रीय गीत जो है ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का एक कृति है, नोट कर लीजिएगा। भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ है? तो पिलानी में है। और पिलानी कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में पड़ता है डियर।
डेसिबल निम्नलिखित में से किससे मापने की इकाई है? तो डेसिबल जो है यह ध्वनि का मापन है डियर। ध्वनि में जो प्रदूषित होता है उसी का मापन करता है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष आया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में की गई थी और प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत थी वो मध्य प्रदेश से की गई थी और टाइगर स्टेट भी हम एमपी को कहते हैं डियर, नोट कर लीजिएगा। निम्न में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता होती है? तो प्रोटीन जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो सोयाबीन में पाया जाता है और सोयाबीन के बाद मूंगफली में पाया जाता है। तो एक ही ऑप्शन में सोयाबीन दिख रहा है सी ऑप्शन में और वही एकदम करेक्ट है डियर, नोट कर लीजिएगा। और प्रोटीन की कमी से मेरेस्मस नामक और क्वाशरकोर नामक बीमारियां भी हो जाती हैं डियर। एक नक्षत्र का रंग किस पर निर्भर करता है? तो नक्षत्र का जो रंग है डियर वो पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। इसका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। वनों के महत्व के क्या कारण है? तो वनों के जो महत्व के कारण होते हैं वो ग्रीन गोल्ड कह देते हैं उन्हें हम। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। पृथ्वी का अपमार्जक किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी का अपमार्जक जीवाणु व कवक को कह देते हैं। कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक जो है ये उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य माना जाता है डियर। निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? तो चना जो है डियर ये रबी की फसल के अंतर्गत आता है। भारत में फसलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किसका है? तो जो फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र माना जाता है वो डियर आम का माना जाता है और आम का जो वैज्ञानिक नाम है वो मैजीफेरा इंडिका है डियर। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन किस राज्य से है? तो चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के चमोली से हुई थी। इसकी शुरुआत 1973 में हुई थी डियर। ये था स्पीड वीडियो जिसमें 50 से 60 प्रश्न कवर किए गए हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक बार शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे जल्द ही आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर